फाइन। तो देखो स्टूडेंट, आज क्लास में एज यूजुअल हम लोग 4 टॉपिक को डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक है कि ये जो जॉनसन एंड जॉनसन जो जानते हो तुम, दुनिया का एक सबसे बड़ा मेडिकल कंपनी है ना, जो ड्रग्स का कंपनी है बहुत बड़ा। वो इतना नालायक है, ठीक है, इतना बेकार है, इतना खुदगर्ज है कि क्या बोल रहा है पता है? वो बोल रहा है कि जो टीबी का जो दवाई है, टीबी का दवाई देखो वर्ल्ड में 2 ही दवाई है, एक बेडाकुलिन है और एक डेलामाइड है, 2 दवाई है। इंडिया में तो बड़ा मुश्किल से ये पहुंच पाता है, बेडाकुलिन भी पहुंच पाता बड़ा मुश्किल से, वो भी सरकार लेती है, सरकार खरीदती है। तुम्हारे और मेरे ऐसा आदमी का औकात कहाँ है खरीदने का? बहुत महंगा दवाई है ये, 400 बिलियन, 400 तुम्हारा डॉलर है, ये $400 है, तो बहुत महंगा होता है। उसको कन्वर्ट करो ना उसमें, गरीब आदमी कहाँ। और जानते हो कि टीबी जो है वो गरीब आदमी का रोग है, तो वो हर आदमी को ही टीबी हो सकता है। डू यू नो दिस थिंग? जो टीबी से रिलेटेड जो बैक्टीरिया होता है वो सराउंडिंग में रहता ही है, हमारे बॉडी के अंदर भी रहता है। यदि आदमी के अंदर है ना न्यूट्रिशन का कमी हो गया, कुपोषण का शिकार हो गया, तो वो तुरंत एक्टिव हो जाता है और वह आदमी इन्फेक्शियस हो जाता है। तो हमेशा तुम लोग देखना कि जो बहुत पतला दुबला होगा, जो शरीर बहुत कमजोर है, उसी को टीबी पकड़ता है। तुमको नहीं बोले, तुम तो इंटरनली बहुत तुम तो इंटरनली बहुत, तुम तो टीबी को भी मार देगा ऐसा। नहीं, हम हवा में नहीं बोल रहे, ये फैक्ट बता रहे हैं तुम लोग को। क्या हवा में बोल रहे हैं क्या? अभी समझ में आ जाएगा तुमको, ठीक है? ये समझ गए स्टूडेंट? मगर देखो अब यहाँ पे ना इंडिया का जो सिस्टम है, इंडिया का जो ऑफिस है पेटेंट राइट्स का, इसने बोल्ड डिसीजन लिया है। और इस तरह का डिसीजन है ना, एक हमारे लिए एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। क्या हुआ बताओ? अब जुलाई 2023 में इसका कॉपीराइट्स खत्म होने वाला है, पेटेंट राइट्स। क्योंकि जानते हो कि कोई भी ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, बढ़िया सुनना, अच्छे सुनना ये सब चीज़ को, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंदर आएगा। कोई भी कंपनी जो है, फार्मास्यूटिकल कंपनी, कोई भी ड्रग्स को इन्वेंट करती है तो उसको एक्सक्लूसिव राइट 20 साल तक के लिए मिलता है। 20 साल के ऊपर वो इन्वेंट नहीं कर सकता है। मैं ये लोग नालायक लोग क्या करता है कि जब 20 साल खत्म होने वाला होता है तो क्या करता है, बोलता है कि देखो नया इनोवेशन लेके आए हैं, और फिर मांगता है कि हमको और चाहिए टाइम, तो उसको बोलते हैं एवरग्रीनिंग करना, एवरग्रीनिंग ऑफ द पेटेंट्स करना। और यही चोरबा बोल रहा था इस बार भी। क्या बोल रहा था कि हम नया चीज़ तो लाए हैं, एक सॉल्ट लाए हैं, नया सॉल्ट लाए हैं जो बेडाकुलिन को बनाता है। तो बोला कोई सॉल्ट वोल्ट नहीं चलने वाला, हो गया तुम्हारा जुलाई में खत्म हो जाएगा ये चीज़। बोला था 2027 तक हमको और दीजिए, बोला कुछ नहीं देंगे, आता खत्म करो। इससे कितना फ़ायदा होगा हमें? हमारा जो जेनेरिक मेडिसिन तो दुनिया में जाना जाता है भारत को। अब जो भी बेडाकुलिन का जो भी टेक्नोलॉजी है सब छापेंगे बढ़ के और सस्ता में इंडिया में पहुंचा देंगे टीबी पेशेंट्स के लिए। कितना फ़ायदा होगा हमें? मां सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है भारत का डिसीजन। जो हमारा ऑफिसर है पेटेंट राइट्स का, उसने इतना बोल्ड डिसीजन लिया, इससे पहले तो नहीं लिया था। एक बार HIV को लेके हुआ था तो कितना बैकलैश हुआ था। मैं इस तरह भारत यदि कर सकता है तो ये बहुत बेहतर एग्जाम्पल है हमारे कंट्री के लिए, और हमारे कंट्री से दूसरा कंट्री भी सीखेगा। तो इसी चीज़ को लेकर बहुत ही अच्छा एडिटोरियल्स आया है स्टूडेंट। 98 देखो, गंदा कूड़ा कचरा सब जाके फेंक देते हैं, वहाँ कभी कभी आग पकड़ लेता है वो, ठीक है? यहाँ पे वही हुआ है कोची में। आखिर क्या प्रॉब्लम है? म्यूनिसिपल कब से ला रहे हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल, क्या अभी तक कुछ नहीं हुआ इससे? आखिर क्या प्रॉब्लम है? आखिर फायर कैच हो क्यों रहा है? क्या इसके पीछे लॉजिक है वो समझेंगे। 99 देखो, बिल्कुल 98 और 99 तुम अलग मत करो, दोनों ही एकदम क्लोजली एसोसिएटेड एडिटोरियल है। वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का क्या हुआ भारत में? बहुत ही बोल रहे थे कि हम वेस्ट से एनर्जी क्रिएट करेंगे, वेस्ट से एनर्जी क्रिएट करेंगे, कहाँ तक हुआ है? और केरल में बोला गया है कि एक बनाने वाले हैं, तो ठीक है तुम बनाओ, मुबारक है तुमको। भारत में जितना है उस पर क्या काम हुआ अभी तक? तो उस पर भी एक रिपोर्ट आना चाहिए, तो उसी से रिलेटेड है। और 100 देखो, अच्छी बात है, 100 क्रॉस हो जाएगा आज। 100 में क्या क्या, अंडमान निकोबार में प्रोजेक्ट नए नए बन रहे हैं। हमको नहीं भूलना चाहिए कि अंडमान एंड निकोबार क्या है, तुम्हारा बहुत ही सिस्मिक प्रोन जोन है ना? जो सुनामी जो आया था इंडियन ओशन में, तो उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह था ये। और रिंग ऑफ फायर में भी ये जगह आता है, और वहाँ पे तुम धड़ल्ले से इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हो। और तुमको भूलना भी नहीं चाहिए कि वहाँ पे PBTGs लोग भी रहते हैं, है ना, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब, उसका क्या होगा बेचारे लोग का? तो ये सब मैटर ऑफ कंसर्न है। अब तो समझ में आ गया होगा तुम लोग को।
चलो देखते हैं। तो एज यूजुअल सभी एडिटोरियल्स इंपॉर्टेंट है। 97 देखो, GS पेपर 2 सोशल जस्टिस एंड गवर्नेंस, इश्यूज रिलेटिंग टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर और सर्विसेज रिलेटिंग टू हेल्थ, एजुकेशन एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। 25 मार्च को आया था स्टूडेंट बिजनेस लाइन के पेपर में। तो समझो यहाँ का कि इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया, ठीक है ना, बताया ना, इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया कि ठीक है आप पेटेंट वेटेंट कुछ नहीं चलेगा तुम्हारा पेटेंट के। अब देखो पहले ये सिस्टम हमको समझना होगा। देखो आखिर टीबी में प्रॉब्लम क्या होता है, तो टीबी का पहले ओवरव्यू देखो। हालांकि मैंने दे दिया अपना शुरू में ही, मैं फिर भी एक बार समझो, ये इसको समझना बहुत आसान हो जाएगा। एक तो समझो कि जो टीबी है वो गरीब डिजीजेस है, गरीब के लिए बहुत बड़ा डिजीजेस है। गरीब के लिए क्यों? क्योंकि गरीब हर समय अंडर न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम होता है, गरीब को ज़्यादातर गरीबी का प्रॉब्लम होता है, इसलिए टीबी कहा था कि पुअर मैन डिजीजेस, टीबी का दूसरा नाम है। तो इसलिए इंडिया में जानते हो 1,20,000 लगभग आंकड़ा है तुम्हारा प्रत्येक साल का टीबी पेशेंट्स का। और उसमें भी मुश्किल से 10,000 लोग को ही पहुंच पाता है बेडाकुलिन, जो भारत सरकार बाहर से लेके आती है, बाकी को तो मिल ही नहीं रहा है। तो अब देखो टीबी में क्या दिक्कत है, वही जो तुम लोग को एंटीबायोटिक्स के बारे में पढ़ाया गया था पहले, है ना। इसमें टीबी क्या है कि टीबी तुम्हारा MDR है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट है, XDR है, एक्सक्लूसिवली ड्रग्स रेजिस्टेंट है। यानी कि पहले से जो दवाई चल रहा है वो दवाई डालोगे तो कुछ ठीक नहीं होने वाला है, क्योंकि वो ड्रग रेजिस्टेंट टीबी बन चुका है। एक्सक्लूसिव का मतलब क्या कि ड्रग रेजिस्टेंट भी है और भी जो इंजेक्शन डाला जा रहा है उसके लिए भी रेजिस्टेंट है वो, तो बहुत खतरनाक हो गया। अब टीबी हो गया, दवाई है, दवाई डालो मत, दवाई ठीक ही नहीं हो रहा है दवाई से, क्यों? क्योंकि ड्रग रेजिस्टेंट हो गया है तुम्हारा टीबी। तो MDR का बात आता है, XDR का बात आता है। तो हमारे पास क्या विकल्प बचा है? हमारे पास विकल्प बचा है बेडाकुलिन। बेडाकुलिन का एफिकेसी अच्छा है, बेडाकुलिन और डोलोमाइट। डोलोमाइट इंडिया में नहीं आता है, बेडाकुलिन बाहर से मंगवाते हैं, वो भी सरकार प्रोक्योर करती है क्योंकि बहुत महंगा है। बात समझे, नंबर 1। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका इंजेक्शन है, कि इंजेक्शन मतलब यदि MDR से ठीक नहीं, MDR वाला टीबी है आपको, यदि आपको XDR वाला टीबी है, MDR वाला टीबी समझ गए ना, जहाँ दवाई खा रहे कुछ ठीक ही नहीं हो रहा है। XDR मतलब दवाई का रेंज और ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा दवाई है, कोई सूट ही नहीं कर रहा है टीबी को। तो ऐसे केस में विकल्प बचता है बेडाकुलिन लगा लो, बेडाकुलिन महंगा है। दूसरा इंजेक्शन दिया आता है ताकि ड्रग रेजिस्टेंट ना हो टीबी आपका। वो इंजेक्शन बहुत ही पेनफुल है, क्यों? जो बेचारा पेशेंट, जो टीबी का पेशेंट है, उसका हड्डी उड्डी गल जाता है, बहुत पतला हो जाता है, देखते हो ना, एकदम पतला होगा, हड्डी की तरह हो जाएगा पूरी तरीके से। उसको तुम बोलोगे कि आओ बाबू इंजेक्शन लगाए हैं तुमको, वो भागेगा नहीं तुमसे। तो ये सबसे बड़ा समस्या है, बात समझा। और उसका भी डोज होता है कि 1 साल नहीं हुआ तो फिर बढ़ाएगा, तो उसका तो नस ही नहीं मिलेगा उसको घोपने के लिए, इंजेक्शन करने के लिए, तो वो भी बहुत बड़ा समस्या है, समझे स्टूडेंट। तो अब देखो बेडाकुलिन का जब पेटेंट खत्म होगा, हर घर में बेडाकुलिन होगा, सस्ता हो जाएगा, हद सस्ता हो जाएगा, हम मेडिकल दुकान में भी जाकर खरीद सकेंगे। तो ये भारत के लिए खुशखबरी है स्टूडेंट। देखो यहाँ पे कि इंडियन पेटेंट ऑफिस ने रिजेक्ट कर दिया US का फार्मास्यूटिकल जायंट का जो क्लेम था। वो क्या बोला कि हमें और चाहिए, हमें जुलाई के बाद भी चाहिए, हमें 2027 तक के लिए चाहिए। बोला कुछ नहीं, हटाओ, भागो यहाँ से, ठीक है। जॉनसन एंड जॉनसन देखो ये इसका एक्सपायरी हो रहा है जुलाई में। जब एक्सपायरी हो रहा था हम लोग तो टकटकी बांध के बैठे हुए थे कि हमारा जो जेनेरिक ड्रग मैन्युफैक्चरर वो बनाएगा, बढ़िया से बनाएगा, सस्ता होगा, टीबी पेशेंट जो है उसका इलाज होगा, इस आशावादी बन के बैठे हुए थे, ठीक है। आप देखो, तुम खुद देखो करेंटली बेडाकुलिन का दाम कितना है, 400 पर 6 मंथ ट्रीटमेंट कोर्स। 400 को कन्वर्ट करो, गरीब आदमी अफोर्ड कर सकता है उसको, तो फिर 40,000 हो जाएगा, वो 40,000 हो जाएगा ना जी। 400 है, उसमें एक जोड़ो ना, एक 0 और लगा दो ना, इंडियन रुपीज़ में 40,000 6 महीना में। आदमी अफोर्ड नहीं, कई पोर मैन डिजीज है, आदमी को खाने के लिए नहीं है, वो क्या वो टीबी के लिए करेगा। और अभी बोला है कि रिसेंटली बोला कि ठीक है 400 नहीं 340 कर दे। बहुत ज़्यादा क्लैश हुआ है, तब जाके बाबू 400 से $340 किया है इसने। तो इसे क्या उम्मीद करेंगे? ये चाहता है कि 2027 तक ये इसी पैसा को, है ना, ये इतना कमाए। समझो कि ये देखो जो वेस्ट है ना, ये उसमें भी WTO में भी हर समय मामला गया। तो कोविड में भी हम देखे थे इसका बहुत नाटक चला था। अब कितना मुश्किल से आया, जब आदमी मर गया तब जाके ट्रांसफ़र किया है टेक्नोलॉजी को। तो ये एक तरह से बहुत ही अच्छा डिसीजन है स्टूडेंट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बहुत पेशेंट्स को फ़ायदा होने वाला है। आगे देखो, तो ट्यूबरक्लोसिस का मतलब क्या समझते हो? ये इन्फेक्शियस डिजीजेस से, जो कि बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होता है। ये आपके बॉडी का ब्रेन को असर कर सकता है, किडनी को असर कर सकता है, बोन को भी असर कर सकता है, ज़्यादातर फेफड़ा को असर करता है, लंग्स को,
समझे। और जब लंग्स को असर करेगा तो उस टीबी को क्या बोलेंगे हम लोग, पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। ज़्यादातर लंग्स को ही, फेफड़ा को ही अटैक करता है। भारत सरकार का एक एम्बिशियस प्रोग्राम था कि 2035 तक 90 करेंगे। क्या 90 का मतलब 90% रिडक्शन करेंगे इंसिडेंट्स में। जैसे अभी 1,20,000 हो रहा है तो 90% रिड्यूस करो। मोर्टिलिटी जितने लोग मर रहे हैं उससे कम करेंगे, 90% कम करेंगे। और जो हेल्थ एक्सपेंडिचर है बेचारा लोग को जाता है, बहुत पैसा जाता है, उसको 90% कम करेंगे। तो देखो जब जेनेरिक मेडिसिन बना लेंगे तो सच में ही हम कर लेंगे ये सब चीज़। तो हमारे लिए तो पॉजिटिव डे है। आगे देखो, आखिर क्यों, आखिर नॉर्मल ट्यूबरक्लोसिस कैसे एमडीआर टीबी बनता है, एक्सडीआर टीबी बनता है, जैसे बताया ना। हाँ, एमडीआर का मतलब वही मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट। तो पहले समझो कि क्या कई बार क्या होता है कि टीबी जो पेशेंट है वो ठीक से मेडिसिन से नहीं लेते हैं या लंबा गैप कर देते हैं, तो उस समय भी तुम्हारा बन जाता है। जैसे बोलते हैं बायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स तुमको प्रिस्क्राइब किया डॉक्टर ने और तुम कुछ दिन ले रहे हो कुछ दिन नहीं ले रहे हो, तो उससे भी प्रॉब्लम होता है। सेम हियर ऑल्सो कि तुमको टीबी का मेडिसिन दिया गया, तुम रेगुलरली ले ही नहीं रहे हो या उसमें लीव दे रहे हो, तो उस समय तुम्हारा चांस है कि एमडीआर टीबी और एक्सडीआर टीबी होने का। समझे। सेकंड क्या है तुम्हारा कि पीपल डू नॉट टेक ऑल द कम्बिनेशन। जो ड्रग्स प्रिस्क्राइब किया है डॉक्टर ने कि आप ये कम्बिनेशन लीजिए, आदमी एक खा रहा है एक छोड़ रहा है, इससे भी प्रॉब्लम हो सकता है। समझे। और ये कम्युनिकेबल डिजीज, इन्फेक्शियस डिजीजेस है, इधर उधर स्पेंड करोगे तो उसमें भी चांस है। मान लो कि कोई एमडीआर वाला टीबी वाला आदमी है, उसके साथ हर समय बातचीत हो रहा है, तो वो भी एक प्रॉब्लम हो सकता है। समझे। और एक कई बार तो टीबी जो है ना वो अपने आप एमडीआर टीबी या एक्सडीआर टीबी में कन्वर्ट हो जाता है। एक नॉर्मल टीबी भी कन्वर्ट हो जाता है। समझ गए ना स्टूडेंट। नॉर्मल टीबी मतलब टीबी पेशेंट है, वो एक्सडीआर नहीं है, एमडीआर नहीं है, वो कन्वर्ट हो गया। कन्वर्ट होने का मतलब क्या कि जितना भी ड्रग्स खिलाते रहो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उसको। ठीक है। कई बार तो देखो आदमी जगह चेंज करता है तो उस समय भी टीबी फैल जाता है, ये भी एक प्रॉब्लम है। एमडीआर का मतलब मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट, और एमडीआर का मतलब एटलीस्ट ये जो आइजोनाइजाइट है और रेमाफेसिन है, ये दो ड्रग्स है। यदि ये ड्रग्स तुम खिला रहे हो उसको कोई फर्क नहीं पड़ा पेशेंट को, तो उस समय कहें कि ये पेशेंट को एमडीआर टीबी हो गया। ये दो दवाई कर दिया गया, क्योंकि ये दवाई दिया जाता था नॉर्मल टीबी पेशेंट को, यही दवाई दिया जाता है। मगर जो एमडीआर है, जो एक्सडीआर है, उसको क्या करोगे, उसको तो बेटाकुलिन नहीं खिलाओगे। ज़्यादातर तुम्हारा जो टीबी का केस है वो एक्सडीआर एमडीआर ही है इंडिया में भी। समझ रहे हो ना। एक्सडीआर देखो एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट, इसमें देखो इसमें केवल वो नहीं है, केवल दो ही ड्रग नहीं है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट है। समझे। और तुम्हारा जो इंजेक्टेबल वाला जो इंजेक्शन है उसको भी ये रजिस्ट कर लेता है। तो विकल्प ही खत्म हो गया। जब विकल्प खत्म हो गया तो बेटाकुलिन दो उसको। तो बेटाकुलिन का आवश्यकता इस हिसाब से पड़ता है। क्यों? बिकॉज ऑफ द एक्सडीआर एंड एमडीआर टीबी पेशेंट्स। अब देखो एवरग्रीन तो बाबू क्या है, नॉर्मल स्ट्रेटेजी है ग्लोबल फार्मास्यूटिकल्स का, है ना। अब देखो ये 2007 से ही जॉनसन लगा हुआ है इस पे कि जब टाइम पीरियड खत्म होने होता है 20 साल, तो 19वां साल में वो आ जाता है, बोलता है कि देखो नया इनोवेशन करके दिखाएं, लो देखो। और इंडिया में जानते हो ये पेटेंट राइट्स बहुत स्ट्रिक्ट है, मगर हम कभी कभी इन्वोक करते हैं, राइटली हमने सही टाइम पे इन्वोक किया है उस चीज़ को। समझे ना। ये देखो स्ट्रैटेजी है ये लोग का कि पैसा कमाने का। समझे। ये क्लेम करेगा कि देखो नया चीज़ हम लेकर आए हैं। अब देखो लास्ट में क्या हुआ कि जो टीबी दो सर्वाइवर थी, एक भारत से नंदिका वेंकटेशन और तुम्हारा जो फुमेजा है वो साउथ अफ्रीका से थी, ये ने फाइट किया, बोला कि गलत बात है यार, हम लोग कैसे करके बचे हैं, टीबी सर्वाइवर है, टीबी सर्वाइवर है ये, बोला कि गलत बात है। ये लोग लड़ी है दोनों। ठीक है। तो अब इस तरह अब ये क्या बोल रहा है, जॉनसन बोल रहा है कि देखो हमने सॉल्ट फॉर्म में ना कुछ नया चीज़ लाया है, जैसे यानी कि बेटाकुलिन बनने में जो सॉल्ट फॉर्म होता है, सॉल्ट जो लगता है ना, सॉल्ट में हमने कुछ चेंजेस किया है। तो इंडियन पेटेंट जो ऑफिसर है उसने क्या बोला कि कुछ चेंज किया होगा तो एफिकेसी भी बढ़ा होगा तुम्हारा। एफिकेसी तो कुछ नहीं बढ़ा। यदि सॉल्ट में कुछ चेंज किया गया है तो एफिकेसी बढ़ना चाहिए ना। बोला कि एफिकेसी कुछ नहीं बढ़ा है, तुम झूठ मूठ का बोल रहा है। क्रॉस चेक भी करवाया है इंडियन पेटेंट ऑफिसर ने। तो हमारे लिए हम यही बोलेंगे बार बार, हमारे लिए पॉजिटिव खबर ही है। देखो नंदिका इंडिया से और साउथ अफ्रीका से देखो फुमेजा, ये टीबी सर्वाइवर है बेचारी। हाँ, ये चैलेंज किए कि ये इस तरह का जॉनसन जो फालतू का पेटेंट बढ़वा रहा है ये ठीक नहीं है। ठीक है। और इसने बोला कि जितना भी है सब वो खोल दीजिए, और इंडिया में, क्योंकि इंडिया में बहुत महंगा है, कॉस्ट महंगा है। ठीक है। ड्रग रेजिस्टेंट टीबी पेशेंट देखो एक्सडीआर सब ये सब अल्टरनेटिव है ही नहीं लोगों के पास। और देखो अब जो भी अल्टरनेटिव है वो इंजेक्शन लगाता है। अब मैंने कहा ना इंजेक्शन का बहुत प्रॉब्लम है स्टूडेंट। एक तो टीबी पेशेंट बहुत पतला हो जाता है, थिन लेयर, उसका बॉडी, उसको डर लगेगा लगाने के लिए। और दूसरी बात है लगा भी लोगे तो और बॉडी का डैमेज हो सकता है, हेयर लॉस हो सकता है। और बेचारी जो सर्वाइवर ये भी हेयर लॉस है, ये बेचारी इंजेक्शन लगा के बची है ये। तो बाकी जो इंजेक्शन वाला विकल्प है वो लगाते हो तुम बचने के लिए, जीवन बचाने के लिए, तो तुमको ये प्रॉब्लम हो सकता है, फिर हेयर डेप का प्रॉब्लम हो सकता है, साइड इफेक्ट हो सकता है एंड सो ऑन। इंजेक्शन का ये प्रॉब्लम है। आगे देखो, तो जो बेटाकुलिन है यही एक बैकबोन बचता है एमडीआर टीबी ट्रीटमेंट के लिए।
समझ गए ना, वही बोल रहे। तो भाई देखो WHO ने ही बोला कि वेडाकुलिन नहीं हो सकता, इस पर पूरा कंट्रोल है तुम्हारा जॉनसन एंड जॉनसन का, ठीक है, समझ गए ना स्टूडेंट। देखो ये तुम्हारा, ये देखो ये कैनामेसिन, ये तुम्हारा इंजेक्शन 100 डेज देने के लिए। अब 100 डेज में ठीक नहीं हुआ तो वो और बढ़ाया जाता है, तो बहुत ही पेनफुल होता है, आगे नहीं आता है, समझ गए ना, ये एक प्रॉब्लम है। तो वी नीड समवन टू एडमिनिस्टर। देखो अब इंजेक्शन भी इतना आसान नहीं है, इंजेक्शन के लिए हमको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा, तो उसके लिए भी पैसा बहुत खर्च होता है, एक ये भी प्रॉब्लम है। थोड़ा वेडाकुलिन के बारे में ये भी जान लो कि इंडिया देखो अभी कितना मंगवा रही है, 21,000 पर पेशेंट खर्च कर रही है इंडियन गवर्नमेंट। तो कहाँ सबको दे पाएगी क्या? 1,20,000 है, उसमें 10% ही कैटर कर पाती है सरकार, बाकी क्या कर रहा है, बाकी चुपचाप बैठा हुआ है पेशेंट, ठीक है, एक ये प्रॉब्लम है ना। तो गवर्नमेंट अपने भर कोशिश कर रही है। अब रिसर्चर बोल रहा है कि देखो यदि ऐसा हो जाएगा तो 85% कॉस्ट कम हो जाएगा, जैसे 400 है ना जी, 85% कम हो जाएगा, यानी कि 8-10 तुम्हारा डॉलर हो जाएगा, यानी कि 800-1000 रुपया कोई भी अफोर्ड कर लेगा ना, वो अफोर्ड नहीं करेगा। सरकार तो 500 रुपया देती है पेशेंट को, हर महीना देती है सरकार, पता है तुम लोग को? हाँ, निक्षय योजना, वेरी गुड। भारत सरकार हर महीना टीबी पेशेंट को 500 रुपया देती है अकाउंट में। तो भाई वो 500 से 200 लगा दो ना एक्स्ट्रा, स्टेट गवर्नमेंट भी दे देगा, वो आराम से दवाई खरीद लेगा। तो फायदा होगा कि नहीं होगा बताओ? टीबी पेशेंट्स के लिए बहुत ही फायदा होगा स्टूडेंट। तो जॉनसन जॉनसन देखो इसी बार जुलाई में हो रहा है, और इसका कोशिश था कि पेटेंट हम 2027 तक रख लें, फिर लूटता बैठ के ये। तो मोर अबाउट द पेटेंट एक्ट्स 1970, देखो हमारा जो पेटेंट राइट्स है इसमें हमने क्या बोला है कि हम एवरग्रीन को बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे। अंतिम में खत्म होने वाला है, छोटा सा हम वैल्यू एडिशन करके आए और बोले कि हमको पेटेंट से बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे, ऐसा एक्ट में हमारा लिखा गया है, एवरग्रीन को हम बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे। और जो आईटी से रिलेटेड है ना, उसमें तो पेटेंट देते ही नहीं हम लोग, पता होना चाहिए तुम लोग को। आईटी में कोई भी इनोवेशन आया आईटी सेक्टर में तो उसमें कुछ नहीं देंगे हम, जो पेटेंट देंगे केवल बायोलॉजी में देते हैं, याद करो तुम लोग, आईटी में कभी नहीं दिया जाता है, समझे। और पेटेंट राइट जानते हो 20 साल के लिए होता है, 20 साल के बाद उधर नहीं किया जाता है। एक तुम्हारा नोवार्टिस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस हुआ था, और वो उसका भी कुछ प्रोडक्ट था, तो उस समय सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया नोवार्टिस को कि तुम फालतू का अपना पेटेंट राइट्स बढ़वा रहा है। तो उस समय भी सुप्रीम कोर्ट का बोल्ड डिसीजन था ये, समझ गए स्टूडेंट। आगे देखो, तो इंडियन पेटेंट ऑफिस मस्ट एक्सरसाइज सिमिलर रिगर, बोला कि जिस तरह इस बार जॉनसन एंड जॉनसन को धूल चटाया है, इस तरह आने वाले समय में और करना चाहिए, क्योंकि केवल जॉनसन एंड जॉनसन का ही वेडाकुलिन का बात नहीं है, ऐसा बहुत सारा मेडिसिन है जिसमें ये लोग पूरा मोनोपोली करके रखा है। तो सिमिलर एक्शंस वो सभी चीज़ में होने चाहिए। देखो यहाँ बताया गया है कि क्वालिफाइड स्टाफ होना चाहिए ढंग का, है ना, बढ़िया से काम करे, जो मेडिसिन लाइफ सेविंग नेचर का है बिल्कुल आगे आगे काम करे। और नहीं होता तो कंपलसरी लाइसेंसिंग दे दो ना, कंपलसरी लाइसेंस जानते हो ना, जब आप ऊपर इतना प्रोड्यूस कर रहे हो, इससे भला ही नहीं हो रहा जनता का, तो उस समय कंपलसरी लाइसेंस को इन्वोक कर सकते हैं हम लोग, हमारे पास है प्रोविजन, है ना। अब इंडिया देखो G20 का प्रेसिडेंसी का अगुवाई करने वाला है, तो बिल्कुल कंपलसरी लाइसेंस के लिए बात करें। और देखो वही ब्रेस्ट कैंसर मेडिसिन जो नोवार्टिस बनाता है, इसका भी तो दाम देखो ना, 50,000 से लेकर 1 लाख पर मंथ है। तो यहाँ पे भी करो, जैसे तो फाइब्रोसिस का जो प्रॉब्लम है उसमें भी मेडिसिन बहुत महंगा है, तो यहाँ पे भी करो, समझ गए। तो यह सिमिलर एफर्ट हमें लेने की ज़रूरत है बाकी मेडिसिन में भी। तो ये मगर जो भी हम स्टेप लिए, ये बहुत ही शानदार स्टेप है हमारे टीबी पेशेंट्स के लिए, समझ गए स्टूडेंट। आगे देखो, लैंडफिल्स कैचिंग फायर, देख रहे हो ना, लैंडफिल्स यानी कि जो कूड़ा कचरा फेंका हुआ है वो आग पकड़ रहा है, ठीक है। क्या परमानेंट सोल्यूशन होना चाहिए आपका, टेम्पोररी सोल्यूशन होना चाहिए, दोनों ही सोल्यूशन समझेंगे स्टूडेंट। जीएस पेपर 3 इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, कंजर्वेशन, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एंड डिग्रेडेशन, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, हिंदू पेपर में आया था 15 मार्च को। देखो यहाँ पे ये क्या है, ऐसा क्या हुआ, कोची में जो ब्रह्मपुरम है वो जगह है कोची में, वहाँ पे आग पकड़ लिया, ठीक है। और एक बार नहीं 2-3 बार हुआ ऐसा, वहाँ पे देखो बहुत बड़ा आग पकड़ा है, जहाँ पे कोची कॉरपोरेशन जो तुम्हारा है उसका डंपिंग यार्ड है जहाँ पे फेंकता है कूड़ा कचरा, वहाँ पे बहुत बड़ा आग पकड़ा है, लगभग 6 घंटा तक चला है, समझे। और इसमें देखो इतना ही नहीं, जनवरी मार्च दोनों मंथ में बहुत बड़ा फायर हुआ है, यहाँ पे बहुत बड़ा आग लगा है। तो एक लगा तो एक से सीखना चाहिए था हमें, उसके बावजूद भी वहाँ पे डबल हो रहा है इंसिडेंट, तो ये मैटर ऑफ कंसर्न हो जाता है कंट्री के लिए। आज वहाँ हो रहा है, फिर कल यहाँ पे होगा, आखिर क्या साइंस इन्वॉल्व है डंपिंग को लेकर, आखिर कैसे आग लग जाता है। देखो आग लगने के पीछे रीजन ये भी है कि जो कूड़ा कचरा हम लोग देते हैं म्यूनिसिपल को, सब एक साथ करके देते हैं। हम तो बताए थे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के हिसाब से कि इससे प्रॉपर सेग्रीगेशन होना जरूरी है। यदि घर से ही कूड़ा कचरा दे देते तो उसको प्रॉपर सेग्रीगेट करने की जरूरत है। अब तुम लीड कैडमियम है ना, जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, उसको तुम बायोडिग्रेडेबल के साथ मैच कर दिया, तो
फिर तो गड़बड़ होगा ही काम। और जहाँ तक सवाल है रिसाइकलिंग का, तो रिसाइकलिंग का इंडस्ट्री तो बड़ा है ही नहीं भारत में। ओनली 10 से 10 to 5% ही रिसाइकल होता है, वो भी उतना भी नहीं हो पाता ठीक से। वो भी होता है तो तुम्हारा इनफॉर्मल सेक्टर में ही हो रहा होता है। वी हैव सीन। समझ गए स्टूडेंट? यहाँ पे देखो, तो देखो वही लिखा गया कि जो डंपिंग यार्ड है वो 2 बार मेजर इंसिडेंट हो चुका है फायर का, ठीक है, जनवरी और मार्च में। तो इतना ज़्यादा एपिसोड्स हो रहे हैं, उसके बाद भी देखो अथॉरिटी ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं। क्या रीज़न है इसके पीछे? सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का बात था, कहाँ तक अभी पहुँचा? आगे देखो, यहाँ पे तुमको बहुत ही अच्छा आंकड़ा मिलेगा सेकंड पेज में इसका। अब देखो इंडियन म्यूनिसिपैलिटी जो है हमारा, सब म्यूनिसिपैलिटी सबको जोड़ लो, अर्बन का जितना भी है, तो लगभग 95% जितना भी वेस्ट जनरेट होता है सिटी में सब कलेक्ट कर रहा है। अच्छी बात है, 95% कलेक्ट कर रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा कलेक्ट कर रहा है। अब कुछ कुछ तो इस तरह फेंका है, जैसे देखते हो ना, शनि राजस्थान में ही बहुत जगह फेंका हुआ है। मगर टोटल यदि हम म्यूनिसिपैलिटी का बात करें तो 95% जो कचरा होता है वो सबको वो कलेक्ट करता है। ठीक है स्टूडेंट, ये है। मगर देखो एफिशिएंसी वेस्ट प्रोसेसिंग कितना है, बट कलेक्ट तो की है, पर प्रोसेस कितना कर रहे हो वेस्ट को, तो मात्र 30 से 40% कर रहे हो। तो 95% आप कलेक्ट कर रहे हो और उसको आप प्रोसेसिंग कितना कर रहे हो, मात्र 30 से 40% कर रहे हो। तो इसका मतलब यहाँ कमी है आपका। प्रोसेसिंग का मतलब क्या कि सही सही जगह पे उसको डिस्पैच करना, दैट्स कॉल्ड प्रोसेसिंग। या जो चीज़ प्रोसेसिंग करके कुछ मैन्योर आ गया तो खेत में जाके दे देना, या फिर कुछ हुआ तो कुछ फ्यूल बना तो जाके सीमेंट इंडस्ट्री में दे देना, दैट्स कॉल्ड प्रोसेसिंग। तो प्रोसेसिंग बहुत कम है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है तुम लोग को? अब इंडियन म्यूनिसिपल वेस्ट में देखो इसमें क्या तुम्हारा मिक्सचर है। 60% तुम्हारा बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स है। 60% बायोडिग्रेडेबल मतलब क्या है, तुम्हारा वेजिटेबल्स हो गया जो जल्दी तुम्हारा वो हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, तो 60% है। और 25% तुम्हारा नॉन बायोडिग्रेडेबल है। नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब जानते ही हो, प्लास्टिक्स हो गया, है ना, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हो गए जो कि डिग्रेड नहीं होगा। और 15% तुम्हारा क्या है, सिल्ट और स्टोन है। सिल्ट और स्टोन मतलब रबर वगैरह सब है, स्टोन है, पत्थर उत्थर है, इस तरह का जो छोटा छोटा चीज़ होता है। समझ गए ये प्रोपोर्शन? समझ गए? 60, 25 और 15, ये इसके बाद थर्ड एडिटोरियल में भी काम आएगा ये चीज़, तो इसलिए समझ लेना अच्छे से। अब देखो हम इससे क्या, हम म्यूनिसिपैलिटी से क्या उम्मीद करते हैं कि ये ड्राई और वेट वेस्ट को अलग करे, सेपरेट करे, क्योंकि दोनों वेस्ट का अलग कैरेक्टर होता है। अरे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पढ़ाए थे इकोलॉजी स्टूडेंट, थोड़ा अच्छे से फोकस होकर ध्यान दो, ठीक है, ताकि तुम्हारा क्या हो, जो भी बाय प्रोडक्ट्स हो वो रिसाइकल हो जाए, और जहाँ पे इसका जरूरत हो वहाँ पे हम भेज दें उसको। मगर रिसाइकल का भी मामला में देखो, रिसाइकल भी बहुत कम हो पाता है। अनफॉर्चुनेटली देखो वही बोल रहा है कि जितना वेस्ट जनरेशन होते हैं हमारे कंट्री में, तो उतना तो प्रोसेसिंग होता ही नहीं है इस कंट्री में, और इसलिए वेस्ट पे वेस्ट रह जाता है, लंबा टाइम के लिए तुम्हारा लैंड फिल्स हो जाता है। देखता है यमुना का कितना बड़ा लैंड फिल्स था दिल्ली में, पहाड़ दिखेगा तुमको, पूरा पहाड़ दिखता है, कचरा कचरा वाला पहाड़, मतलब ये हालत है। और अगल बगल जो बैठता होगा मीथेन है, वो बीमारी होगा। तो वाई, आखिर क्यों, आखिर ये लैंडफिल जो कचरा वाला जगह है आखिर फायर कैसे पकड़ता है, इसके पीछे क्या साइंस है? देखो सिंपल सी बात है, जो बायोडिग्रेडेबल वाला चीज़ होगा वो गर्म कर देगा ना माहौल को, वहाँ पे जो जगह को, क्योंकि वो जल्दी पिघलता है तो वो गर्म कर देगा। और मान लो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स वहाँ पे हैं तो आग पकड़ लेगा वो। तो यदि आपको वहाँ पे रखना भी था तो सेग्रीगेट करके रखना चाहिए था। समझ गए? ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। देखो यहाँ पे कि जैसे लो क्वालिटी प्लास्टिक्स प्रेजेंट है, ठीक है, यानी कि जो बेकार कूड़ा कचरा वाला प्लास्टिक है उसका भी अच्छा खासा कैलोरिक वैल्यू होता है, 2500 से लेकर 3000 किलो कैलोरी पर केजी होता है। और कोल का जानते हो, कोल का बहुत ज़्यादा होता है, 8000, इसलिए जल्दी आग पकड़ लेता है कोल। मगर डिस्पोज वेस्ट, मगर उस वेस्ट में रैक्स होते हैं, क्लोथ्स होते हैं, और जानते हो कि बगल में तुम्हारा बायोडिग्रेडेबल चीज़ भी, ये तो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, चलो क्लोथ प्लास्टिक ये सब नॉन बायोडिग्रेडेबल है, मगर उसके साथ साथ तुम्हारा बायोडिग्रेडेबल भी है। बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, बहुत जल्दी से सड़ता है, वो बहुत जल्दी से सड़ता है। इसका मतलब क्या कि जो अगल बगल का जो टेम्परेचर उसको गर्म कर देता है, टेम्परेचर बढ़ा देता है, वो 70 से लेकर तुम्हारा 800 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है टेम्परेचर। जैसे ही गर्म हुआ एक चिंगारी उसको मिल गया तो पूरा आग पकड़ लेगा। और अगल बगल तो बैठा ही है इस तरह का वेस्ट जलने के लिए, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉनिक सामान है, बायोमेडिकल सामान है, ऐसे आंख बंद करके फेंक दिया वहाँ पे तो आग पकड़ लेगा। समझे? तो हाई टेम्परेचर हो गया, फ्लेमेबल मटेरियल वहाँ पे प्रेजेंट है तो तुरंत आग पकड़ लेता है। एक रीज़न बताया गया है स्टूडेंट। आगे देखो, तो यहाँ पे दो तरह का सोल्यूशन दिया गया है, एक परमानेंट सोल्यूशन दिया गया है, एक तुम्हारा टेम्परेरी सोल्यूशन दिया गया है। तो पहले परमानेंट सोल्यूशन देखते हैं। परमानेंट सोल्यूशन क्या है कि जो भी मटेरियल है उसको कैप कर दो ना, उसको सोइल से कवर कर दो। मगर ये चीज़ इंडिया में फिजिबल नहीं है क्योंकि इंडिया में लैंड का कमी है। अब ऐसा थोड़ी है कि आज ही कर दोगे फिर कल आ जाएगा, तब फिर क्या करोगे?
तो पहला जो सोल्यूशन दिया गया है ऑथर के द्वारा, कैपिंग द मटेरियल, इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है स्टूडेंट, इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि कैप करना, और लैंड का कमी है। तो कैसे उसको कैप करोगे? अब मान लो कि कैप प्रॉपर नहीं हुआ तो फिर तो वहाँ से गैस निकलेगा और प्रॉब्लम होगा। तो वही चीज़ बताया गया कि कंप्लीटली कैप कर दो, ठीक है, सोइल को यूज़ करके, और साइंटिफिक मैनर में करो, है ना। दिस सोल्यूशन बट ये अनसुइटेबल है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। क्यों? क्योंकि इंडिया में देखो लैंड उसको फिर अगेन तुम यूज़ नहीं कर सकते दूसरे पर्पज़ के लिए। कोई खरीदना चाहे तो तुम उसको नहीं दे सकते हो, बोलो कि ये तो लैंड फील्ड्स को हम उसके ऊपर कवर किए हैं। तो मैं इंडिया में लैंड का कमी है, तो ये इसलिए वाइबल सोल्यूशन नहीं है स्टूडेंट। और उतना ही नहीं, यदि तुम क्लोज लैंड फील्ड्स करोगे तो तुमको बहुत अच्छे से ऑपरेटिंग प्रोसीजर के साथ चलना होगा, बार बार आकर चेक करना होगा कोई गंदा गैस तो नहीं लीक हुआ यहाँ से, कोई हजार्ड तो नहीं होने वाला इकोलॉजी को। तो ये एक समस्या है, समझ गए? हाँ, एक ही है। दूसरा देखो बायो रेमिडिएशन। बायो रेमिडिएशन जानते हो ना, कई बार इकोलॉजी में पढ़ चुके हो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ करना, ताकि जितना भी चीज़ें हार्मफुल चीज़ वो सब सॉर्ट आउट हो जाए। तो बायो रेमिडिएशन कर सकते हैं, जहाँ पे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इम्प्लॉय कर सकते हैं ये सब चीज़ को गलाने के लिए, ये हो सकता है। और जो चीज़ मान लो कि जो चीज़ तुम्हारा जैसे रैग्स हो गया, क्लोथ्स हो गया, प्लास्टिक्स हो गया, ये सब तुम्हारा क्या नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये जो गलता है यहाँ से हम RDF को बना सकते हैं स्टूडेंट। RDF का मतलब क्या होता है? रीयूजेबल डिराइव फ्यूल, ठीक है। RDF ये थर्ड एडिटोरियल में भी जिक्र होगा, RDF याद कर लेना, रीयूज डिराइव फ्यूल। कहाँ से बन सकता है? नॉन डिग्रेडेबल से। अभी जस्ट नॉन बायोडिग्रेडेबल देखे थे ना, कितना 25% है, तो वहाँ से उसको लेके, बट इसका कैलोरी वैल्यू बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू कोल। तो इसको जनरेट करने में, इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करने में ना बहुत महंगा हो जाता है, बहुत महंगा पड़ता है, क्योंकि कैलोरी वैल्यू कम है इसका। क्योंकि जिसका कैलोरी वैल्यू ज़्यादा है, कैलोरी वैल्यू समझते हो, ज़्यादा आग पकड़ने का जो कैपेसिटी है, इसका बहुत लो रहता है। मैं इसको आप यूज़ कर सकते हो। जो भी आपका रीयूज डिराइव फ्यूल निकला, कहाँ से? नॉन बायोडिग्रेडेबल से, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट से। एग्जाम्पल क्लोथ देखो, प्लास्टिक देखो, समझ गए ना, ये गलती से लिखा गया बायोडिग्रेडेबल, लेकिन बायोडिग्रेडेबल नहीं है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है ये, वहाँ से निकाले, मगर सब साथ ही ना प्रेजेंट है जी, बात समझे। अब इसको जो भी तुम RDF को लाए हो तो तुम सीमेंट इंडस्ट्री में लगा दो एज अ फ्यूल, वहाँ बहुत अच्छे से काम होगा ये। तो देखो इससे तुम पैसा भी बना सकते हो, ये काम किया जा सकता है, समझे। तो इसलिए बट सबसे बड़ा दिक्कत क्या है कि बायो रेमिडिएशन वाला जो प्रोजेक्ट करोगे उसमें 2-3 साल लगता है, तब तक क्या होगा? ये तो परमानेंट सोल्यूशन है। टेम्पररी सोल्यूशन देखो, तो टेम्पररी हमको फिलहाल क्या करना चाहिए? दो इस तरह का हो रहा है चीज़, दो इतना बड़ा फायर कैच किया वहाँ पे, तो अभी हमारे पास अभी के लिए क्या सोल्यूशन हो सकता है? तो सोल्यूशन यही है कि हम क्या करें, ब्लॉक्स को डिवाइड कर ले। एक ब्लॉक्स में बायोडिग्रेडेबल रहेगा, एक ब्लॉक्स में नॉन बायोडिग्रेडेबल रहेगा, अलग अलग कर दो सबको, समझे स्टूडेंट? अलग अलग कर दो, डिफरेंट ब्लॉक्स को सेपरेट कर दो, है ना। सोइल बीच में एज ए लेयर बना दो, ताकि एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक से सेपरेटेड रहे। और यहाँ पे फायर क्यों कैच हो रहा था? यहाँ पे ध्यान दो तो, क्योंकि दोनों साथ में था तभी हो रहा था जी। तो अब ब्लॉक सेपरेट कर दोगे, वहाँ पे सैंड लगा दोगे, मिट्टी से एक रास्ता बना दोगे, सेपरेट कर दोगे तो आगे नहीं लगेगा। एक चीज़ ये भी कर सकते हैं हम लोग, जो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल पार्ट है लैंडफिल का, जहाँ पे लगता है कि हो सकते हैं, जहाँ पे प्लास्टिक क्लॉथ है उसको सोइल से कैप कर दो ना, क्योंकि आखिर आग पकड़ता है इसी से, आग जनरेट करता है बायोडिग्रेडेबल से, आग पकड़ता है ये सब नॉन बायोडिग्रेडेबल चीज़ से, क्योंकि जलता है तो बहुत बड़ा धुआं फेंकेगा या बहुत लंबा जाएगा। तो जहाँ पे आप प्लास्टिक देख रहे हो, जहाँ पे नॉन बायोडिग्रेडेबल देख रहे हो, या तो आपके पास बहुत तरीका है, या तो आप ये काम करो कि इसको RDF बना के बेच दो, सीमेंट इंडस्ट्री में काम करेगा एज अ फ्यूल, वहाँ कर सकते हो। या फिर ये नहीं कर पा रहे तो इसके ऊपर आप सोइल लगा दो ना, पूरा सोइल क्यों लगाओगे, इसके ऊपर सोइल लगा दो, ये टेम्पररी सोल्यूशन है। समझ में आ गया ना। और देखो दूसरा ये भी है कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, इसमें नहीं दिया गया हमारा, ये तुम कनेक्ट कर सकते हो इस चीज़ से, इकोलॉजी से, कि जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है वो तो मैन्योर के रूप में काम हो सकता है, उसको मैन्योर में भेज दो ना, वो तो बायोगैस में यूज़ हो सकता है, तो बायोगैस में भी यूज़ हो सकता है। बायोगैस जानते हो ना, बायोगैस जो हाँ वो इस रेसिड्यू से बायोगैस बन सकता है, उसमें यूज़ कर सकते हो। या फिर तुम जो बचा हो तुम मैन्योर के रूप में एग्रीकल्चर में खर्च कर सकते हो, तो इट कैन बी द वाइबल सोल्यूशन। समझे, वही चीज़ बताया गया यहाँ पे देखो, हाँ समझ गए। द म्यूनिसिपलिटी और लैंडफॉल ऑपरेटर शुड क्लासीफाई द इनकम, यानी कि उसको क्लासीफाई करना चाहिए कौन सा अलग अलग ब्लॉक है, दोनों को मिक्स नहीं करना चाहिए। दोनों को मिक्स करने का नतीजा ही हो कि इतना खराब हो गया। और जो नॉन साइक्लेबल है और नॉन बायोडिग्रेडेबल है उसको तुरंत भेज दो सीमेंट इंडस्ट्री में, वहाँ पे फ्यूल के रूप में RDF के रूप में वो काम कर लेगा। तो परमानेंट सोल्यूशन देखो, वही बोला है परमानेंट सोल्यूशन यही है स्टूडेंट कि हमें इस पे काम करना चाहिए, हमें बायो प्रोडक्ट्स रिलेटेड जो भी सामान है उस पर रिसाइकल पे काम करना चाहिए, तभी जाके काम होगा। जितने भी मल्टी स्टेक होल्डर है सभी एक साथ आए, काम करें अच्छे से, बायो रेमिडिएशन या फिर RDF, ये परमानेंट सोल्यूशन है। बट यस हमें कुछ करना होगा, नहीं तो इस तरह का
चीज़ बार बार होता है तो अच्छा संकेत नहीं हमारे लिए, और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल को बहुत अच्छे से फॉलो करवाना पड़ेगा। समझ गए ना, ये हो गया। सिमिलरली इसी से मिलता जुलता टॉपिक है 99, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। देखो, कंजर्वेशन, इन्वायरमेंट पोल्यूशन एंड डिग्रेडेशन, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। ये हिंदू पेपर में आया था 16 मार्च को 2023 को आया था स्टूडेंट। यहाँ पे देखो, अब देखो केरल गवर्नमेंट ने क्या बोला, देखो केरल में ही हुआ ना ये इंसिडेंट, कोची में हुआ ना जी। अब केरल गवर्नमेंट बोला कि देखिए ऐसा है कि भारत का हम क्या करेंगे, स्टेट का फर्स्ट वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट लेके आने वाले हैं। चलो अच्छा खबर है ना। ये कोझीकोडे तुम्हारा जगह है, वहाँ पर लाने वाला है। इसमें क्या होगा, तुम्हारा 6 मेगावाट पावर जनरेट करेगा, यानी कि जो वेस्ट है वहाँ से एनर्जी क्रिएट करेगा 6 मेगावाट का। समझ गए ना। और हमारे कंट्री में भी टोटल कितना वेस्ट टू एनर्जी है, 100 प्रोजेक्ट है। मगर देखो बहुत कमी है, तुम्हारा काम कर रहा है, ज़्यादातर तुम्हारा चैलेंजेस ही है ज़्यादा उसमें, क्योंकि एफिशिएंसी है ही नहीं, और इसका कैलोरी वैल्यू नहीं है। अभी जब बता रहे थे ना आरडीएफ का क्या प्रॉब्लम है, कैलोरी वैल्यू कम है, बहुत कम है कैलोरी वैल्यू। कोल का कहाँ है 8100 है, इसका बहुत कम होता है। तो ये भी प्रॉब्लम है स्टूडेंट, है ना। तो यहाँ पे ये बताया गया देखो कि वेस्ट प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ये गुड, ये बहुत अच्छा तरीका है कि जो इंडिया में इतना बड़ा माउंटेन भरा हुआ स्टॉक पाइलिंग है तुम्हारा गंदगी का, वो खत्म हो सकता है। बट इसके लिए जरूरी है कि म्यूनिसिपैलिटी और रेसिडेंट और स्टेट सबका सपोर्ट होना चाहिए, ऐसे अकेला नहीं होने वाला चीज़ है। तो थोड़ा सा यहाँ पे देख लो, वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट में नॉन रिसाइकल ड्राई वेस्ट को यूज़ किया जाता है, वही आरडीएफ जो बताए थे, जो भी नॉन बायोडिग्रेडेबल है उसको यूज़ किया जाएगा, प्लास्टिक को, क्लोथ्स को यूज़ किया जाएगा। समझे। मगर नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कितना है तुम्हारा, जानते हो कि कितना 25% है, ये गलत दिया गया आंकड़ा, 25% देखे थे ना। मगर उसमें देखो 25% में अभी तक जो प्रेजेंट यूज़ हो रहा है बात 2 से 3% यूज़ हो रहा है, यानी कि 25% पोटेंशियल है, मगर 2 to 3% ही तुम्हारा हो रहा है आरडीएफ के लिए भी। ये भी एक अपने आप में समस्या है, समझे। और देखो वेस्ट इज कंपोजिट टू जनरेट, अब देखो प्योरली वो भी नहीं है, आरडीएफ के लिए जो नॉन बायोडिग्रेडेबल जा रहा है उसके साथ बायोडिग्रेडेबल साथ में है। जब बायोडिग्रेडेबल साथ में होगा तो कैलोरी वैल्यू और कम हो जाएगा उसका, क्योंकि मिक्स भेज रहे हो तुम। तो पहले तो आपको आरडीएफ बनाने के लिए नॉन बायोडिग्रेडेबल उसको पहले पूरी तरीके से सेपरेट करो, उसके साथ यदि बायोडिग्रेडेबल साथ है तब तो फिर नहीं होने वाला। एक तो ऐसे ही नॉन बायोडिग्रेडेबल का कैलोरी वैल्यू कम है, और ये अटैच हो जाएगा तो कैलोरी वैल्यू और कम हो जाएगा उसका, वही बताने का कोशिश किया गया है स्टूडेंट। वहाँ पे आगे देखो, व्हाट आर द मेजर रीजन फॉर द फेलियर ऑफ वेस्ट, क्या मेजर रीजन क्या है, लो कैलोरी वैल्यू। कैलोरी वैल्यू बहुत लो है, देखो यहाँ पे कैलोरी वैल्यू जो मिक्स्ड इंडियन वेस्ट, अब देखो मिक्स्ड बोला जा रहा है, भेज तो रहे नॉन बायोडिग्रेडेबल, मैं उसमें तुम्हारा बायोडिग्रेडेबल भी मिक्स है, तो कितना हुआ 1500 किलो कैलोरी पर केजी है, जबकि कितना होना चाहिए था। कोल सब देखो 8000 होता है ना, कम से कम जलने के लिए कम से कम 3000 होना चाहिए। कोल चलो 8000 है, कम जलने के लिए 3000 होना चाहिए, बट इसका कैलोरी वैल्यू कितना है, 3000 का ठीक हाफ है। तो इसको बहुत जान लगेगा इसको जलाने में, और जब जलाने में जान लगेगा तो जो बिजली उत्पाद करोगे बहुत महंगा हो जाएगा, कौन खरीदेगा फिर बिजली वो, ये भी समस्या है। क्योंकि वायबिलिटी भी तो देखा जाता है ना, आपका जो प्लांट काम कर रहा है कितना कैसे प्रोड्यूस कर रहा है उस चीज़ को, वही चीज़ बताया गया यहाँ पे। देखो सेग्रीगेशन होना चाहिए प्रॉपरली, सेग्रीगेशन प्रॉपर हो जाएगा तो नॉन बायोडिग्रेडेबल का कैलोरी वैल्यू भी ठीक होगा, मगर मिक्स में होता है तो कैलोरी वैल्यू कम हो जाता है। ठीक है, वही चीज़ बताया गया। आगे देखो, हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वही देखो, अब तुम वेस्ट से जो एनर्जी क्रिएट हुआ तुमको 7-8 रुपये पर यूनिट लगेगा, समझे। और जबकि बाकी जो हमारा सोर्सेस है, कोल, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, सोलर पावर प्लांट, वो 3 से 4 रुपये में तुमको दे देगा, तो यहाँ से क्यों बिजली खरीदना चाहेगा, तब तो घाटा में ही चलेगा। ये भी रीजन है जिसके वजह से हमारा इतना प्रोजेक्ट होने के बाद भी काम नहीं कर रहा है ठीक से। समझ गए स्टूडेंट। तो कम से कम हाफ होना पड़ेगा, अभी 7-8 है तो कम से कम उसको 3.54 तक जाना पड़ेगा इसके लिए। तो देखो एक तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इम्प्रॉपर असेसमेंट एंड हाई एक्सपेक्टेशन। असेसमेंट ही ठीक नहीं है हमारा, ठीक है, बिल्कुल असेसमेंट, देखो असेसमेंट ये ठीक नहीं है, क्योंकि देखो हमारा जो वेस्ट है वो बहुत मल्टीपल चीज़ से घिरा हुआ है। कई बार देखो सीजन है, पानी पड़ा तो पूरा वो गंदगी हो जाएगा, रेनफॉल, फ्लोटिंग पॉपुलेशन, तो ये सब चीज़ को हमें देखना चाहिए था। और दूसरी बात है कि अभी हम बोल रहे हैं कि वेस्ट टू एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट, तो वेस्ट टू एनर्जी वाला जो कॉन्सेप्ट वो तो केवल नॉन रिसाइक्लेबल ड्राई वेस्ट को ही देखेगा। एंड व्हाट अबाउट द अदर कैटेगरी, अदर कैटेगरी में बायोडिग्रेडेबल भी है, अदर कैटेगरी में नॉन रिसाइक्लेबल वेट वेस्ट भी है, वेट भीगा हुआ वेस्ट, उसका क्या होगा फिर। आप वेस्ट टू एनर्जी बोल रहे हो तो आप एक पर्टिकुलर सेक्शन को टारगेट कर रहे हो ना, वेस्ट तो बहुत जनरेट हो रहा है, 60% वेस्ट तो आपका बायोडिग्रेडेबल ही हो रहा है, उसके लिए क्या, समझ रहे हो बात को, उसके लिए क्या, वो तो आपका बहुत गंदा परफॉर्मेंस दे रहा है, उसकी वजह से तो आग लग रहा है। तो कहीं ना कहीं उधर भी ध्यान देने की जरूरत है, उसको जल्दी बायोगैस में कन्वर्ट करो, उसको जल्दी मैन्योर में कन्वर्ट करो, फार्मर को पहुंचाओ, सस्ता हो जाएगा फार्मर के लिए, और ये भी प्रॉपर सेग्रीगेट करो ताकि आरडीएफ यहाँ पे बेटर प्रोड्यूस हो। ठीक है, वही चीज़ बताया गया स्टूडेंट। आगे देखो लास्ट, जीएस पेपर 3 इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, कंजर्वेशन, environmental pollution and degradation, environment impact assessment।
हिंदू पेपर में आया था एज यूजल 22 मार्च को। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 70,000 करोड़ रुपया कितना ज़्यादा है बताओ, 1% भी तुम लोग को आ जाएगा, तुम हनी सिंह का गाना लगा के डांस नहीं करेगा तुम लोग। हाँ 70,000 करोड़ रुपया, ठीक है, प्रोजेक्ट दिया गया। कहाँ पे? अंडमान निकोबार का जो साउदर्न टिप है। क्या होता है अंडमान निकोबार का साउदर्न टिप, बताओ जरा। हाँ ग्रेट निकोबार। फिगर देखोगे ना समझ में आ जाएगा, यहाँ फिगर बहुत अच्छा दिया गया है। देखो तो इसलिए कहा जाए कि अनप्रेसिडेंटेड हेस्ट, यानी कि बहुत जल्दबाजी में हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज ने एक मेगा प्रोजेक्ट के लिए बात रखा है। 70,000 करोड़ का अंडमान निकोबार में, बहुत ज़्यादा है ना ये। नीति आयोग ने भी देखो इसके लिए एक सेलेक्ट कर लिया है कॉरपोरेशन को, ANIIDCO को, कि ये काम करेगा उस पर, ठीक है। उसमें देखो बोला गया है कि इंटरनेशनल पोर्ट वहाँ पे डेवलप किया जाएगा गलथिया बे में। जब जानते हो गलथिया बे कितना इंपॉर्टेंट जगह है, समझ गए ना। वहाँ पे देखो इंटरनेशनल एयरपोर्ट आएगा, 4,000 पैसेंजर आएंगे, ठीक है। और भी देखो सोलर बेस्ड पावर प्लांट वहाँ पे क्रिएट किया जाएगा, इको टूरिज्म होगा, रेसिडेंशियल टाउनशिप बनेगा। तुमको लगता है कि अंडमान निकोबार इस लायक है? बिल्कुल नहीं है इस लायक। अब इसको सिंगापुर से तुम कंपेयर कर रहे हो, सिंगापुर थोड़ी होगा ये। या हाइनैंड वाला आइलैंड था ना जो दुबई की तरह बनाना चाह रहा था चाइना, अंडमान निकोबार को नहीं बना सकते हो बाबू। एक तो सेंसिटिव जगह है, बहुत सेंसिटिव जगह है, समझे। देखो गवर्नमेंट बोल रहा है कि इस तरह का करेंगे, ये सब चीज़ दुनिया भर का चीज़। अब देखो सबसे बड़ा फाइट यहाँ पे ये कि ट्रॉपिकल पट्टी में आता है तो कोरल रीफ बहुत सारा है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है ना, पूरा फॉरेस्ट एरिया से घिरा हुआ। तो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के, एयरपोर्ट बनाना है तुमको, ये बनाना है वो दुनिया भर का चीज़, और वहाँ PPTCs पहले से पड़ा हुआ है, तो कितना इको टूरिज्म डेवलप करना है बताओ, कितना नुकसान होगा। हाँ मिलियन ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट खत्म करना पड़ेगा, कोरल रीफ्स तुम्हारा अफेक्टेड होगा। तो इन्वायरमेंटलिस्ट अपना कंसर्न दिखा रहे हैं स्टूडेंट। ये देखो पहले का न्यूज़ इसमें अटैच कर दिए हैं। देखो ये समझो, ये बहुत पहले का प्लान था, ग्रैंड प्लान फॉर लिटिल अंडमान। तुम लोगों को दिख रहा है अंडमान निकोबार को देखो ऐसे डिवाइड कर सकते हो स्टूडेंट, ठीक है। तो देखो साउथ अंडमान और मिडिल अंडमान में 2 PPTCs रहते हैं, उसका नाम है जरोवास। PPTC का मतलब क्या है? पर्टिकुलरली वर्नेबल ट्राइबल ग्रुप्स। ट्राइबल में भी ये वर्नेबल है, समझ गए ना। स्ट्रेट आइलैंड देखो वो वहाँ पे अंडमानीज रहते हैं। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड में सेंटिलीज रहते हैं। लिटिल अंडमान और लिटिल अंडमान में ओंजेस रहते हैं। और ग्रेट निकोबार जो सबसे नीचे पॉइंट है उसमें सोम्पियंस रहते हैं। जितना भी स्टूडेंट हम बता रहे हैं प्रजाति, सब PPTCs से, एक्सेप्ट निकोबारिस। निकोबारिस PPTCs नहीं है स्टूडेंट, क्योंकि निकोबारिस भी पाया जाता है निकोबार में, वो PPTCs नहीं है, ये याद कर लेना। बाकी जितना ही पाँच ही दिए हैं ये, अंडमानीज, जरोबास, ओएनजेस, सेंटिलीज और सोम्पियंस, ये 5 जो है वो PPTCs है, बट निकोबारिस नहीं है, ये याद पॉइंट नोट कर लेना। अब यहाँ पे देखो ये 1-1.5 साल पहले का न्यूज़ है इसलिए आया, तो उस समय भी प्रपोज किया ही गया था कि 100 किलोमीटर का ग्रीन फील्ड रिंग बनाया जाएगा, एक रोड ऐसे वाला रोड बनाया जाएगा। ऐसा वाला जब रोड बनाओगे तुम, तो जो वहाँ PPTCs रह रहा है उसको दिक्कत तो होगा ही, है ना। नेटवर्क बनाने का कोशिश था, 32% तुम्हारा जो रिजर्व फॉरेस्ट है उसको डी रिजर्व कर दिया गया है कि चलो भाई अब इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा यहाँ पे। ओएनजेस ट्राइबल रिजर्व का जो एरिया था उसको भी तुमने डी नोटिफाई कर दिया कि अब यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो तुम, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट जायंट लेदर सी टर्टल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। वो नेस्टिंग था कि नहीं था, देखो तो वो वाला जानते हो ना तुम लोग, ये जो ग्रेट निकोबार है कितना इंपॉर्टेंट है जायंट लेदरबग सी टर्टल के लिए। तो वहाँ पे भी तुम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं जो उसका जो फैब्रिक है, वहाँ का जो इकोसिस्टम है ना, जो वहाँ का बायोडाइवर्सिटी है, उसको पूरी तरीके से मार दोगे ऐसे प्रोजेक्ट से। आगे देखो तो थोड़ा सा फैक्ट एंड फिगर्स देख लो ग्रेट निकोबार्स का, है ना। ग्रेट निकोबार नीचे वाला, क्या कि प्रोजेक्ट तो ग्रेट निकोबार ही साउदर्न टिप बोला गया था ना, तो यहीं पे टारगेट करेगा ये। अब देखो पॉपुलेशन 8,000 लगभग पॉपुलेशन है, ठीक है। इट इज़ लोकेटेड, देखो चेन्नई से लगभग ये 1500 किलोमीटर नीचे है, 400 नॉटिकल माइल्स तुम्हारा दूर है। और प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो बोला जा रहा है कि 3 लाख पीपल यहाँ पे अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। और जो करंट पॉपुलेशन के हिसाब से बहुत ज़्यादा होगा, जो भी है। ये देखो 900 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है एंड सो ऑन, ठीक है। अब देखो ये इतना इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट कि इस एरिया को, नीचे वाला जो एरिया देख रहे हो ग्रेट निकोबार को, उस जगह पे जहाँ पे ये बनाने वाला है, 1989 में इसको बायोस्फीयर रिजर्व का खिताब मिला। हाँ 2013 में इसको यूनेस्को का मैप प्रोग्राम के अंदर जोड़ा गया है। इसका मतलब कितना सेंसिटिव जगह है। ये कब डेजिग्नेशन मिलता है बताओ तो, जब बहुत ही इकोलॉजी इंपॉर्टेंट वाला होगा तभी नहीं मिलता है ये चीज़। तो वहाँ पे इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर लेके आना। इतना ही नहीं, देखो मोर देन 3/4 ऑफ द एरिया क्या है तुम्हारा ट्राइबल एरिया है अंडमान निकोबार का,
समझ गए, ये इंपॉर्टेंट है। अब उसमें देखो कौन नहीं है, उसमें निकोबार मेगापोड है, देखो जाइंट लेदर सी टर्टल है वहाँ पे, और निकोबार जो मेगापोड वो प्रजाति है तुम्हारा, वो इंडेंजर्ड बर्ड है, वो इंडेंजर्ड बर्ड है और केवल निकोबार में ही पाया जाता है। यदि इस तरह का तुम प्रोजेक्ट लेके आओगे तो ये बर्ड का क्या होगा, ये सवाल उठाया जा रहा है क्रिटिक्स से, है ना। जो तुम्हारा रिवर गैल्थिया है साउथ बे में, जो उसी के आसपास, वो देखो मेन जगह है तुम्हारा जाइंट लेदर सी टर्टल का। तो इस जगह को, इसको देखते हुए सी टर्टल का जो डिपेंडेंसी उस जगह में देखते हुए इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1997 में घोषित भी किया गया था इस जगह को। उसका क्या होगा फिर, समझ रहे हो ना। अब देखो 2020 के बाद किस तरह डेवलपमेंट हुआ है स्टूडेंट। नीति आयोग ने एक रिक्वेस्ट किया कि ठीक है मास्टर प्लान बना रहे हैं हम प्रोजेक्ट के लिए, अच्छी बात है। वही ईओएससी इंडियन प्राइवेट लिमिटेड को, है ना, बोला गया। अब ईए इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट जानते हो सभी स्टूडेंट। इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का मतलब क्या है कि प्रोजेक्ट करे कि नहीं करे। पहले देखिए कि प्रोजेक्ट बनने से इन्वायरमेंट पर क्या असर पड़ेगा, वो रिपोर्ट। और वो रिपोर्ट बनाने के लिए हैदराबाद बेस्ड बिमटा लैब्स को दिया गया है कि भाई तुम ये तैयार करो, समझ गए ना। अब उसके बाद देखो मिनिस्ट्री प्लेस ड्राफ्ट रिपोर्ट तुम्हारा पब्लिक डोमेन में डाला था 2021 में कि क्या आप कहना चाहते हो इस पर, पब्लिक डोमेन में डाला जाता है जी। देखो यहाँ पे तो व्हाट आर द कंसर्न, इन्वायरमेंटलिस्ट क्या कंसर्न दिखा रहे हैं कि बोल रहे हैं कि बाबू तुम जो जहाँ पे बनाना चाहते हो ये बहुत ही ट्राइबल कम्युनिटीज़ का जगह है, लोग सदियों से रह रहे हैं। देखो ना निकोबारीज और सोमपियन जो नीचे रहते हैं वो 1000 ऑफ ईयर से रह रहे हैं, पूरा फॉरेस्ट डिपेंडेंट है वो सब। और इस तरह तुम करोगे, तुम इंटरनेशनल पोर्ट सिंगापुर में जैसे उस तरह बनाना चाहते हो, बट ये तो नहीं हो सकता है, ये जगह ही अलग है। सिंगापुर को कंपेयर नहीं कर सकते हो अंडमान निकोबार से। नंबर 1 कंपनसेटरी ऑफरेस्टेशन। अब इसमें क्या बोला गया, ईआई रिपोर्ट में बोला गया कि जो भी फॉरेस्ट काटा जाएगा वो दूसरे स्टेट में इंडिया में वो कंपनसेट कर लिया जाएगा। कैसे कर लोगे, फॉरेस्ट एक दिन का चीज़ होता है क्या। हाँ, जो फॉरेस्ट में लदा हुआ है जानवर उसका क्या करोगे फिर, उसका क्या करोगे फिर। जो एक फॉरेस्ट का फैब्रिक होता है कभी भी रिप्लेस नहीं हो सकता। एक तो 1000 साल लगता है फॉरेस्ट को डेवलप होने में। तो ये रिपोर्ट में बोला गया था कि अब फॉरेस्ट हम मध्य प्रदेश और हरियाणा में कर लेंगे इसके बदले में। अरे नहीं हो पाएगा बाबू, है ना। खाली फार फील्ड अफॉरेस्टेशन करने से नहीं होगा। जो इकोलॉजी है उसका वो कहाँ से तुम रिपीट कर पाओगे वहाँ पे, जो वहाँ पे प्रजाति जो उसके ऊपर डिपेंडेंट है वो कहाँ से तुम रिपीट कर पाएगा, है ना। तो उसका बिल्कुल उसका नीच है वो। कोरल लीफ का भी बात था कि भाई एक तो कोरल लीफ, दुनिया में कोरल लीफ घट रहा है, उसको लेके सब चिंता जता रहा है, और तुम बुर्बक आदमी यहाँ करेगा, कोरल लीफ कितना बर्बाद होगा। सही बात है कि नहीं। देखो ऑस्ट्रेलिया में कोरल लीफ जो हुआ तो कितना बैठक हो चुका है उत्तर, है ना। तो यहाँ पे वही बोला गया है कि यदि प्रोजेक्ट हो जाएगा तो कोरल लीफ तो बर्बाद हो जाएगा पूरी तरीके से। तो इसमें रिपोर्ट में बोला कि हम ट्रांसलोकेशन कर लेंगे इस ऑर्गेनिज्म का। हाँ, ट्रांसलोकेशन कर सकते हो, ऐसा बात है, संभव है, अभी की टेक्नोलॉजी आ चुका है। मगर क्लाइमेट चेंज है जी, थोड़ा सा भी ऊपर नीचे करोगे मर जाएगा वो प्रजाति से, मर जाएगा वो। तो वही बोला कि ट्रांसलोकेट कोरल्स उसका ज़्यादा हाई सर्वाइवल रेट नहीं होता है, वो तुरंत ब्लीच कर जाएगा। ब्लीच जानते हो ना, ब्लीचिंग, कोरल ब्लीचिंग पढ़ाए हैं ना क्लास में। थ्रेट ऑफ सुनामी, देखो सुनामी क्या आया था। अब ग्रेट निकोबार जो नीचे बताया जा रहा है तुम लोग को, अरे भाई वो एपिक सेंटर था 2004 में जो इंडियन ओशन में अर्थक्वेक आया था, सुनामी जो आया था, समझे। वहाँ पे तुम प्रोजेक्ट बनाने का बात कर रहा है यार, तो ये प्रॉब्लम हो सकता है, समझे। अब मैं क्रिटिक्स के हिसाब से ही बात करता हूँ, इसलिए थोड़ा सा जैसा एडिटोरियल में बात किया गया उसी तरह हम पलटते हैं अपने आप को। देखो यहाँ पे तुमको लगेगा कि हमारा क्या जा रहा है। देखो यहाँ पे निकोबार देखो रिंग ऑफ फायर में सिचुएटेड करता है, और सुनामी जो आया था 2004 में जो गजब का सुनामी था बाबू, है ना, और वो मेन वो जगह विटनेस किया उस चीज़ को। तो इस बार तुम ईआई में तो रिपोर्ट में बहुत बताया गया, मगर रिपोर्ट में जो साइंटिफिक स्टडी होना चाहिए था कि 2004 से पहले क्या था उसके बाद क्या हुआ, वो सब चीज़ मिसिंग है। हाँ, इसमें ये बोल दिया कि चलो ठीक है नेचुरल डिजास्टर यहाँ पे आता है, ये वो दुनिया भर का चीज़ लिख दिया है, बस साइंटिफिक रीज़न नहीं बताया गया है। तो साइंटिफिक तुम रीजन पे यदि एनालिसिस करोगे तो तुमको खुद पता चलेगा कि यहाँ पे तुम नहीं बना सकते हो इंफ्रास्ट्रक्चर, ये बोलने का प्रयास है यहाँ पे। अब यहाँ देखो जो कोस्ट लाइन है ग्रेट निकोबार का, ठीक है, वो तो भाव ऐसा इसलिए वो घट गया, नीचे चला गया। देखो सी लेवल से नीचे चला गया, वो नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है, इस तरह है, स्लैंटिंग है। जो कोस्ट लाइन है ना वो नीचे चला गया, दब गया, और फिर वो राइज करेगा, फिर दब रहा है, ऐसे करके। और अभी स्थिति की थोड़ा बेटर हुआ है पहले कंपेयर में, और वो नॉर्मल होने वाला है। फिर तुम दुनिया भर का इंफ्रास्ट्रक्चर बना दो, हो सकता है वो सिंक हो जाए। तो वही बोल रहा है कि जो कोस्ट लाइन है ग्रेट निकोबार का, which was raised earlier, जो पहले ऊपर था अब वो वहाँ बहुत नीचे चला गया अर्थक्वेक की वजह से 2004 में जो आया था। हाँ, पोस्ट अर्थ सैटेलाइट में बताया गया कि हाँ थोड़ा सा ऊपर किया है, पहले के कंपेयर में थोड़ा सा ऊपर गया, यानी कि नीचे ऊपर नीचे हो रहा है, ऊपर हो रहा है, जो कि लोकतक में जो फुंगदिस का हो रहा था उसी तरह। मैसिव अर्थक्वेक देखो वो तो इनिवेटेबल है, वो तो आना ही है, क्योंकि रिंग ऑफ फायर में आता है वो तो आना ही है वहाँ पे। तो
इससे सही नहीं है। अर्बन पोर्ट सिटी डेवलप करना ये जगह पर सही नहीं है। तो ये तो कभी ये तो नहीं बताएगा तुमको कि टेक्टोनिक ये अनस्टेबल वाला जगह है, क्योंकि टेक्टोनिक वो प्रोन एरिया है ना। क्या भरोसा, अर्थक्वेक आया, सुनामी आया, पूरा तबाही हो जाएगा। दैट्स इट।